ओके बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम लोग लेट्स से कि ये मेरा लेवल ग्राउंड है और यहाँ पर हमने एक फुटबॉल रखी हुई है और हम इस फुटबॉल को किक करें तो ये फुटबॉल कुछ इस तरह का पाथ कवर करेगी एंड इट विल रीच समवेयर हियर। तो अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन थी और ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन हुआ। तो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. Sir. And it is making an angle theta with the horizontal. So at any given point of time हम ये कह सकते हैं कि इसकी एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यानी एक्सिस हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगी, और एक वेलोसिटी होगी जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगी। इस ux को हम बोलेंगे u cos थीटा और uy को बोला जाता है u sin थीटा। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. This is the point which is the maximum height. ये यहां पहुंचने के बाद बॉडी की फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है? Sir, zero Okay, sir. बता दो। 0 ऐसे हो जाती है बेटा, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करो, there will be a certain distance after which body will not rise. अब वो उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वहां पहुंचने पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। उसके बाद से ग्रेविटी टेक्स कंट्रोल ऑफ द बॉडी और उसके बाद वो बॉडी नीचे आना शुरू हो जाती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है और जो सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करनी है, मुझे ये प्रूव करना है that path of projectile is parabolic। और ये सबसे पहली चीज आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है, to prove that path of projectile is parabolic। अब इसको प्रूव कैसे करें? देखो जरा, सबसे पहला काम मैं निकालूंगा मोशन along y एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस के अबाउट मोशन निकालूं तो y किसके बराबर होगा? u by t। आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है। मोशन अलोंग y एक्सिस, अगर मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग y एक्सिस निकालूं तो दिस इज माय इक्वेशन फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस। So y is equals to u by t plus half of a by t square using second equation of motion। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग u by मैंने बोला बेटा u sin थीटा होगा sin t होगा। अब जब भी कभी कोई बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड्स हो, यानी एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, तो ये हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। व्हाई वी आर टेकिंग इट एज नेगेटिव साइन? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी लगती है, हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड्स होता है। बॉडी हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और हम जब ऊपर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज व्हाई ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या कंसीडर करोगे? नेगेटिव कंसीडर करोगे। So this will be minus of half gt square। तो y की वैल्यू आ गई। Let this be your first equation। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. सर यहाँ पे g नेगेटिव इसलिए कि हम ग्रेविटी के ऑपोजिट ऊपर जा रहे हैं ना? हाँ जी। Okay, क्या sir. ये वाली बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी बात, यहीं से मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसिडर करूं। देखो, जब भी कभी आपको किसी इक्वेशन को प्रूव करना हो, यानी ट्रेजेक्टरी को प्रूव करना हो और पैराबोलिक प्रूव करना हो, तो याद ये रखना
आपके पास इक्वल शेयर होना चाहिए इक्वेशन में, y एक्सिस का भी और x एक्सिस का भी। यानी आप किसी भी एक एक्सिस के अलोंग इक्वेशन नहीं बना सकते, यानी एक एक्सिस पे दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट में इक्वेशन आपको दिखानी ही दिखानी है। तो x एक्सिस को भी आपको उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी कि आपने y के अलोंग मोशन को दी थी। तो मोशन अलोंग x एक्सिस अगर हम कंसीडर करें, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x must be equal to uxt plus half of ax t square. But look at the body को आपने फायर कहाँ करा? इस डायरेक्शन में। So directly you have not provided any acceleration along x axis. तो x axis के along acceleration कितना हो गया? 0, क्योंकि x axis पे आपने कोई velocity कोई आपने acceleration provide की ही नहीं, और ux कितना था? u cos theta. So x is equal to u cos theta into t. तो यहां से t की वैल्यू आ गई x upon u cos theta. So this is your equation number 2. Putting 2 in 1. इस 2 को उठा के मन में डालें, तो बेटा y is equal to u sin theta into x upon u cos theta minus of half g x upon u cos theta का होल स्क्वायर। तो u से u कैंसिल आउट हुआ, तो y is equals to x tan theta minus of half g x square upon u square cos square theta, जिसको क्या y is equals to x tan theta minus of kx square भी लिख सकते हो, as this equation is quadratic in x, therefore path is parabolic. क्लियर है ये बात? Yes, sir. सर यहाँ पे आपने हाफ जी को k से ये कांस्टेंट है। ओके सर। देखो, हाफ आपका वैसे भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है? यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10 ही रहेगा। यस सर। u cos square theta, u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी, एंड द एंगल विद Yes, व्हिच इट sir. इज फायर्ड, वो भी क्या है आपका? कांस्टेंट है। सो द once you fired a body with a certain velocity and at certain angle, that is not going to be changed. मतलब वो तो उसका इनिशियल जो था वो था, आपने उतने पे ही फायर करा। आप उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको अगेन दोबारा से फायर करना पड़ेगा। बट once it is into its trajectory, तो उसका u along x axis will remains constant. The theta at which it is fired is again remains constant. ठीक है बेटा? यस सर। लक्ष्य है? क्लियर है बेटा ये वाली बात? सर एक छोटी चीज पूछनी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होती है? जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। देखो सुनो, आपने बॉडी को एक प्लेन में फायर करा था, मान लो अगर मैं कहता ये बॉडी यहाँ पड़ी है और आप इसको अलोंग एक्स एक्सिस फायर करते, तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन होती, ठीक है? यस सर। आपने उसको एक प्लेन में फायर करा, तो जैसे ही बॉडी ग्राउंड को छोड़ेगा, इट विल डायरेक्टली कम इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। यस एक्स एक्सिस के अलावा तो कोई एक्सेलरेशन रही नहीं ना। ओके सर। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन फिर तब होगी जब बॉडी ग्राउंड पे हो। हाँ ओके सर। सुनो, लॉज ऑफ इनर्शिया काम कहाँ करेंगे? जब बॉडी ग्राउंड के अलोंग मूव करेगी, तब लॉज ऑफ इनर्शिया काम करते हैं। अदरवाइज लॉज ऑफ इनर्शिया वैसे काम नहीं करते हैं जैसा कि हम लोग सोचते हैं, देखते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन है, जैसे फोर्स की अगर हम बात करें या मास की अगर हम बात करें, तो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इनर्शियल फोर्स ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि बॉडी का 2D के अंदर होना जरूरी है, 2D 3D के अंदर होना जरूरी है। वंस इट इज आउट ऑफ दोस डायमेंशंस, तो लॉज ऑफ इनर्शिया काम ही नहीं करेंगे वहां पे। ये लॉज ऑफ ठीक है इनर्शिया, सर। ये इनर्शिया लॉज की अपनी एक लिमिटेशन होती है बेटा।
ठीक है, अगर आपने जो वेलोसिटी निकालनी है या आपने एक्सेलरेशन निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस अगर निकालनी है, तो द बॉडी मस्ट बी ट्रैवलिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। कभी सोचा है, कभी कभी देखा है आपने कभी एक बॉडी जो कि ग्राउंड पे ट्रैवल कर रही है, या आपने वन डायमेंशन के क्वेश्चंस अगर करे हो और नाइन्थ क्लास में भी करे थे, और हम कहते हैं कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द कार। अब रिटार्डेशन Yes, निकालते sir. हुए डू वी एवर कंसिडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नो, No, sir. क्यों? No. No, sir. क्योंकि बॉडी किस पे मूव कर रही है? अर्थ पे मूव कर रही है। Ground पे, sir. अगर बॉडी ग्राउंड पे मूव कर रही है, लक्ष्य है आप इस बात को ध्यान से समझना बेटा, Yes, अगर sir. बॉडी ग्राउंड पे मूव कर रही है विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन, तो इसका वेट डाउनवर्ड्स है mg एंड इट इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय अ नॉर्मल रिएक्शन। जब Yes, ये sir. नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट यहां नलिफाई हो जाता है ड्यू टू द रिएक्टिंग फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये यहाँ पे नलिफाई हो गया, इसलिए जी काम नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो ये Okay, sir. ये वाला जो आप वाला केस कह रहे थे ना, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन कुछ इसी तरीके से जाएगी, लेकिन जब आप मुझे वो दे दोगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो जब हम ग्राउंड पे मूव कर रहे होते हैं तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर नहीं करते। अच्छा, ये बात आपने सुनी होगी, जैसे फाइटर पायलट्स होते हैं, ठीक है, वो प्लेन्स में जब मूव करते हैं देन दे बेसिकली एक्सपीरियंसेस फोर्सेस इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ जी फोर्सेस। ये जी फोर्सेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो 8 टाइम्स ऑफ जी फोर्सेस, 5 टाइम्स ऑफ जी फोर्सेस, दीज आर नॉर्मल टू देम। ठीक है, ये वो फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम नहीं कर सकते ये फोर्सेस एक्सपीरियंस। ठीक है, वो उनको कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है, उनके कैंप्स लगते हैं, वो जो सॉटीज होती हैं वो बार बार करते हैं, वो यही उनकी कैंपिंग होती है, यही कंडीशनिंग होती है बेसिकली उनकी। ठीक है, तो जो फाइटर पायलट्स होते हैं, क्योंकि दे आर बेसिकली मूविंग एट velocity, at times they are moving 5 times the velocity of sound, at times they are moving 4 times the velocity of sound, but generally they are moving more than the velocity of sound। तो उस केस में जी फोर्सेस चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है वहां पर। ठीक है बेटा? So basically Mark 1 के ऊपर से जितने G force का concept है हमारा चेंज हो जाएगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ अभी कि कैसे हमने पाथ को पैराबोलिक प्रूव किया। तो आई होप कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। यस सर। sir. जो लोग लेट आए हैं, वंश कहाँ थे बेटा? सर लाइट नहीं थी। अच्छा, लाइट नहीं थी यार। ये मैं कई बार पूछता हूँ तुम लोगों से, ठीक है, हम तो चलो ऐसे एरिया में रहते हैं, मेरा तो घर बिल्कुल गांव में है, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो ये वाली दिक्कत होती है एट टाइम्स के पावर कट हो जाता है, लोड शेडिंग हो जाती है। आप लोगों के एरिया में भी होती है क्या, शालीमार वाली साइड में? यस सर, कभी-कभी हो जाती है। क्योंकि काफी बच्चे इस सर तरीके का, आजकल यूजुअली बहुत होती है। काफी बच्चे इस तरीके की बात बोलते हैं, इवन इन 12th सेक्शन आल्सो, कि सर आज लाइट नहीं है, आज वाईफाई अनस्टेबल है, आज ये है वो है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों की साइड पे मेरे को लगता है ज्यादा है। अथर्व, आप क्यों लेट थे बेटा आज? सर एक्चुअली वो पीसी फ्री नहीं था मेरा। नहीं था? सर मेरा लैपटॉप जो है उस पे मेरी बहन प्रेजेंटेशन दे रही थी। ओके ओके ओके। अरे तो यार तब तक के लिए फोन पे ज्वाइन कर लेते ना यार। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से कर लूंगा। सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इतना पार्ट क्लियर है, इसको रब कर दूं? Yes. हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी अचीव कर सकता है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये हमारी होती है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, और हर एंगल के लिए एच मैक्स डिफरेंट होगा। ठीक, तो ये एच मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो अगेन वी यूज
second equation of motion. Y is equals to, और हम निकाल क्या रहे हैं, मैक्सिमम हाइट. तो y is equals to u by t plus half of a by t square. अब u y हमें पता ही है बेटा, u sin थीटा होता है into t minus half of gt square. और y को हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं. ठीक, y is equals to h, uy is equals to u sin theta और ay is equal to minus of g. अच्छा, अब मैं यहां से लेके यहां तक आने का टाइम कैलकुलेट कर लूं. इसको कैलकुलेट करने के लिए लेट इट बी माय फर्स्ट इक्वेशन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन vy is equals to uy plus of a by t. ठीक है, अब ये जो vy is equals to uy plus of a by t है, vy कितनी हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हाइट पे 0, uy कितना था, u sin थीटा, ay माइनस ऑफ g t, तो हो गया u sin थीटा अपॉन g इज इक्वल टू टाइम t. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग 2 in 1, we get h is equal to u sin theta into u sin theta upon g minus of half g u square sin square theta upon g square. यहाँ g से g कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया बेटा u square sin square theta upon g 1 minus 1 by 2 लिख सकते हैं. Yes, sir. देखो ये इससे मल्टीप्लाई होके u square sin square theta हो जाएगा अपॉन g as it is. u square sin square theta अपॉन g, दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ तो बच गया 1 और माइनस इधर कितना बच गया, हाफ. सो 1 माइनस हाफ इज हाफ. So h will be equal to u square sin square theta upon 2g is the required result. ठीक है बेटा, Okay, sir. निकल जाएगा. Okay, sir. फटाफट 2 मिनट लगा के एक बार इसको रीड करें और फिर मुझे बताएं कि समझ में आया या नहीं आया. Sir, जब आप vy निकाल रहे थे तो आपने से हाफ क्यों नहीं यूज करा? कहाँ पे? फर्स्ट इक्वेशन में आपने vy equals to uy plus ayt करा है सर, तो आपने इक्वेशन चेंज करी है यहाँ पर. मैंने क्या बोला, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन sir. ऑफ मोशन क्या था? v equals to u plus at. हाँ, तो वही तो अप्लाई करा. ठीक है सर. यहाँ तक का टाइम कि भाई मुझे वो टाइम चाहिए जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए. ठीक है, Okay, sir. अच्छा नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा था? सर मैं सर दक्ष. हाँ बोलो दक्ष. सर ये सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई है अभी फर्स्ट इक्वेशन लगाकर, सर उसमें माइनस यू साइन थीटा नहीं आना चाहिए था? कहाँ बेटा ये? यस सर. अच्छा बेटा, ये इधर जाके माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, तो इधर माइनस जीटी भी तो है, जी से माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा फिर? ओके सर, ओके देखा नहीं था सर. यस. हाँ ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट. अच्छा, लास्ट टाइम हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करा, क्या था? द टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट remains
इन एयर, इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से याद रखना, इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन time of ascent is always equal to time of descent, यानी जितना टाइम ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाने में लगाएगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगाता है। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर हो जाना चाहिए 2 times द टाइम ऑफ असेंट, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और टाइम ऑफ असेंट निकलेगा कैसे? देखो अगेन, टाइम ऑफ असेंट हमने अभी निकाला, क्या निकाला? T is equal to u sin थीटा अपॉन g। तो बेटा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट T is equals to 2u sin थीटा अपॉन g आ गया। ये जो टाइम हमने निकाला था, ये यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक रीच करने का ही तो टाइम निकाला था ना? Yes, sir. बस तो फिर क्योंकि हमने यहां से लेके मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल दिया, तो मुझे टाइम ऑफ असेंड पता लग गया जो कि u sin थीटा अपॉन g था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय g। ओके, Okay, sir. 2 मिनट लगाओ, जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा है ध्यान से पढ़ो, कहीं कोई डाउट हो तो अभी पूछो, सो दैट कि हम उस प्रॉब्लम को अभी के अभी खत्म कर सकें। सर टाइम ऑफ फ्लाइट एक बार ही फिर से बता देंगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। देखो देखो बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फायर करा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके गिरा, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, जिसको कि आपने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ऑब्जेक्ट को फायर करा था, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टाइम फॉर व्हिच object remains in air between the point of projection and the point of contact is called time of flight। ठीक है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम ऑफ असेंड निकालता हूँ। तो टाइम ऑफ असेंड देखो किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ असेंड। इसको निकालने के लिए यानी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है मुझे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम vy यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy is equals to uy plus ayt, टाइम ऑफ असेंड है तो मैं यहाँ a लिख रहा हूँ, ठीक है? फाइनल Yes, वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी विल बी u sin थीटा, एक्सेलरेशन विल बी माइनस a into ta, तो ta विल बी इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, है ना बेटा? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता कि टाइम ऑफ डिसेंड निकालो, तो फिर से वही बात, vy is equal to uy plus ay into टाइम ऑफ डिसेंड। अब यहां देखा जाए तो ये तो इनिशियल हो गई ना बेटा, 0, हाँ जी सर। ठीक है? तो vy किसके इक्वल हो जाएगा आपकी बात? u sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ay किसके इक्वल हो जाएगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, g पॉजिटिव हो गया। जब भी कभी आप ऊपर से नीचे आओगे तो g पॉजिटिव लेंगे, जब भी कभी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो g नेगेटिव लोगे, क्योंकि यहाँ आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हो, यहाँ आप इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहे हो। सो दिस विल बी योर टाइम ऑफ डिसेंड। तो देखो बेटा टाइम ऑफ डिसेंड विल बी इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। देखो ta इज इक्वल टू td ना? यस सर। Yes, sir. तो टोटल टाइम अगर मुझे निकालना था तो वो किसके इक्वल था? TA प्लस TD। सो दिस विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है बेटा? यस सर। So this is your time of flight।
मिष्टी क्लियर है बेटा? Yes, sir. सना, Yes, sir. संस्कृति, Yes, sir. वंश क्लियर है? Yes, sir. अथर, लक्ष्य, Yes, sir. दक्ष। अच्छा यस बेटा, सर। एक चीज और ध्यान रखना, अब जब आप इसके क्वेश्चंस बुक से करोगे, अपनी रिफ्रेशर्स में से करोगे, तो एक प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, ठीक है? और वो प्रॉब्लम है साइन कन्वेंशंस की, ठीक है? अब ये आपके ऊपर है कि आपने साइन कन्वेंशंस कौन सी अप्लाई करनी है। जो मैंने आपको बताई है आप वो अप्लाई कर लो, ठीक है? बुक की साइन कन्वेंशंस पे मत जाना। बुक में वो हाइट गेन करने को नेगेटिव ले लेता है, हाइट लूज करने को पॉजिटिव ले लेता है। हाइट को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी को पॉजिटिव नेगेटिव आप तभी लेंगे जब दो बॉडीज इकट्ठा एक डायरेक्शन में या एक से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, रिलेटिव वेलोसिटी में हो, तभी पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। अदरवाइज आपका काम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन लेने से चल जाएगा, ठीक है? ओके सर। जबरदस्ती की कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं बैठानी है कि व्हाई इट इज टेकिंग नेगेटिव। नेवर सी द सॉल्यूशंस। आप अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, जो कॉन्सेप्ट आपका बनवाया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है बेटा? ओके सर। तो वो क्या करता है, कई बार बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, कहेगा हाइट लूज कर रही है, तो आई एम टेकिंग इट एज नेगेटिव। अरे यार, हर बार हर जगह पर न्यू साइन कन्वेंशंस लेना कोई जरूरी थोड़ा ही है। आप जी की साइन कन्वेंशंस देखो बस, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है लक्ष्य? Yes, sir. ये प्रॉब्लम आएगी बेटा, अभी जब तुम करोगे ना तो ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी, ठीक है? Yes, sir. तो वहां मैं पहले से इसीलिए बता के चल रहा हूँ कि वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से उसने कहा कि मैंने ड्रॉप किया तो वेलोसिटी नेगेटिव, सॉरी हाइट नेगेटिव ले ली। अरे नहीं ना, हाइट नेगेटिव नहीं लेनी है, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन कन्वेंशंस कंसिडर कर लो वहां पे। और वो साइन कन्वेंशंस दो ही हैं, याद रखना। ऊपर से नीचे आएंगे तो जी पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो जी नेगेटिव रहेगा। बेसिक कन्वेंशन ये है कि ये आपका अर्थ है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव। आप बेटा ऊपर से नीचे आ रहे हो, यू आर अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ अर्थ, तो जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है बेटा? सर ओके सर। हाँ बोलो दक्ष। सर हमारे स्कूल के अंदर सर हमको मतलब साइन कन्वेंशन दूसरे का आया था, मतलब वही डिस्टेंस जैसा आप बता रहे हो कि डिस्टेंस नेगेटिव लेना, तो सर वो वाला मेथड भी सही है? मेथड सही है सारे के सारे, ठीक है? बट कई बार क्या होता है ना कि बच्चे, आप लोग बच्चे हो एंड यू आर बाउंड टू डू सम मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक्स आप कहाँ करते हो, दो अलग अलग तरह के साइन कन्वेंशंस को मिक्स अप करने की। ऐसा मत करना, ओके सर। ठीक है? वो डिस्टेंस नेगेटिव लेना, पोजीशन नेगेटिव लेना, वो कॉन्सेप्ट अलग है। वो क्या है, अगर मान लो कि दिस इज अ नंबर लाइन और ये जीरो, तो वो कहते हैं इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट टेक इट एज पॉजिटिव, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट टेक इट एज नेगेटिव। अगर आप ऊपर नीचे जा रहे हो, ये आपका सेंटर है, ओरिजिन है, वो कहता है आप हाइट गेन कर रहे हो टेक पॉजिटिव, हाइट लूज कर रहे हो टेक नेगेटिव। जरूरत नहीं है, आप साइन कन्वेंशन जी की कंसिडर कर लो बस, ठीक है बेटा? यस सर।
बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हाँ तो जो मैंने बात बोली वो बात क्लियर है दक्ष? यस सर। ठीक है, तो अब हमने बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कर लिया, और साथ ही साथ हमने एक टॉपिक किया जहां पर हमने क्या निकाला था, प्रूव किया था दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज द रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज? पहली बात ये, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द ग्राउंड या पॉइंट ऑफ इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड, जितना डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है एक्स एक्सिस पे, उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये हम कैसे निकालें? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे फाइंड आउट करनी हो, जिसको कि हम लोग आर कहते हैं, तो x is equals to uxt plus half of axt square। ठीक है, अब एक बात बताओ, x तो डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, इसको तो मैं r लिख सकता हूं, ux क्या होगा? u cos थीटा, t क्या होगा? द टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम, प्लस half as it is, but acceleration along x axis तो हमारे पास 0 था, so this is t square। So final relation is r is equals to u cos theta into t. T is time flight, already calculated, 2 theta by g, 2u sin theta। तो r की वैल्यू आ जाएगी u square 2 sin theta cos theta upon g। अच्छा बेटा बताओ, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर क्या आपके पास स्पेशल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था तो ये फॉर्मूला किया था 2u sin थीटा, ओ सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है ये? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। बोलो बेटा। सर क्लियर नहीं आ रही सर। सर थोड़ी ब्रेक हुई है। बेटा मैं ये कह रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 थीटा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ये जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था मैथमेटिकल, हमने ये वाला फॉर्मूला किया था हाफ एंगल फॉर्मूला करके, है ना? Yes, sir. यस सर। ये हमने कैसे डिराइव किया था, याद करो। साइन ए प्लस बी क्या होता था? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन। तो हमने स्पेशल केस लिया था इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया था 2 साइन ए का। इफ a is equal to b, तो ये क्या हो गया था? sin 2a, तो 2 sin a cos a हो गया था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, r is equal to u square by g sin 2 थीटा। ठीक है, ठीक है अच्छा सर। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? एट व्हाट एंगल द रेंज इज मैक्सिमम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कितने एंगल पे फायर करूं कि वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट
रिसेंट टाइम्स के अंदर इंडियन आर्मी ने यूज किया, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स मतलब इतना भी रिसेंट नहीं है, बट जिस तरह का वो एक इवेंट था, ठीक है, आप उसको रिसेंट ही कह सकते हो। करगिल वॉर, करगिल वॉर के बारे में सबने सुना होगा, यस सर। ठीक है। और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का बर्थ जो है वो करगिल वॉर के बाद का होना चाहिए। सर कारगिल वॉर 1999 में थे, शायद 2005 में पैदा हुए। हाँ, 2005 के 6 ठीक है साल। ना। आप सभी लोगों का जो बर्थ है वो करगिल वॉर के बाद होना चाहिए। तो जिस साल में 98 99 में करगिल वॉर हुई थी, मैंने 12th करी थी उस साल से, मैं 12th पास आउट हुआ था। वो पर्टिकुलर ईयर में जो बोफोर्स गन है हमारे पास, उसको यूज किया गया था बहुत इफेक्टिवली, ठीक है। और मोर देन 30 किलोमीटर डिस्टेंस तक उससे शेल्स को फायर किया गया था। और वहां पर उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज यूज किया। आपको शायद पता होना चाहिए कि आर्मी में भी, और इनफैक्ट आर्मी में एक पर्टिकुलर टेक्निकल ग्रेड का ना एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा बैच होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का एक कैडर होता है पूरा, जहां पर आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। इनफैक्ट इवन इफ अगर आप लोग एनडीए के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और आप वहीं से अपनी पढ़ाई परस्यू करते हो और आप इंजीनियरिंग करते हो, तो जनरली आप लोग रिक्रूट होते हो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, ठीक है। इवन अगर आपने बाहर से इंजीनियरिंग करी है तो भी आप सीडीएस के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम के थ्रू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हो। और ये जो सर्विसेज की यूनिट्स होती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की यूनिट्स जनरली इन्फेंट्रीज के साथ साथ मूव करती हैं। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट जनरली इंजीनियर्स का ही होता है वहां पर, ठीक है, कि कहाँ पर कितने एंगल पर कितने डिस्टेंस पर आपको क्या करना है। इवन अगर आपको पायलट बनना है तो नो मैटर कि आपने 12th कौन से स्ट्रीम से करी है, बट आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एक न्यू एवेन्यूज खुल जाते हैं, न्यू मतलब फील्ड्स ओपन अप हो जाते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होने से। तो बहुत फैसिनेटिंग और बहुत बढ़िया मतलब एडवेंचरस लाइफ होती है ऐसे वाले लोगों की। खैर वापस आ जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज क्या हो, अब एज फार एज द फॉर्मूला इज कंसर्न, ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर सेम रहेगी, चेंज नहीं होने वाली। The only thing which varies is you can vary is theta, आप एंगल वेरी कर सकते हो। तो अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज ले, if theta is equal to 45 डिग्रीज, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यस सर। तो sin 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1। 1 सर। So this is the maximum value of sin. So R max will be equal to u square by g, ठीक है। ठीक है सर। So this is the maximum range which you can achieve by firing an object at an angle of 45 degrees with the horizontal, ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है। Now what is the relation between R max and h? चलो इसको यहां बनाते हैं, relation between R max and h। Relation between R max and h। अच्छा, R is equal to R max कब, for theta is equal to 45 degrees। तो R max की वैल्यू कितनी आ गई, u square by g। तो h at 45 degrees कितना हो जाएगा, h is equal to u square sin square theta, theta यानी 45 upon 2g। so this will be u square upon 1 by root 2 का होल स्क्वायर यानी 1 by 2 4g। तो अब यहां से देखो R max upon h will be equal to u square by g upon
u square by 4g. तो बेटा u square by g into 4 upon u square by g, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो रेंज और हाइट का जो रेशियो होना चाहिए यानी r max जो होता है वो 4 times the h होगा. ठीक है. ओके सर. This is a very important relation आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. अब बोलो. सर जो अगर आपने यहाँ पे एच आर 45 डिग्रीज ली है, अगर एच आर 90 डिग्रीज हो तो भी सेम ही आंसर आएगा. जिससे मेरे को डाउट सा हो रहा है. तो नहीं है. अगर आप h को 90 ले लेते हो यहाँ पर, ठीक है, तो वो u स्क्वायर बाय g हो जाएगा, 2g हो जाएगा सर. यस सर. तो सेम आंसर मिलना है. आंसर नहीं आएगा. वही सर. तो सर 45 डिग्री से प्रूव हो सकता है. हाँ 45 सर. डिग्री. सर नीचे 4G कैसा है बेटा सर? नीचे क्या है? 4G. ये 4 कैसे आया? sin Yes, 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√2. यस सर. 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/2. यस सर. यस सर. और नीचे 2g है ही, यस सर. तो 4g हो जाएगा. यस सर. बस इतनी सी बात है बेटा. सर ये आर मैक्स और एच का रेशियो हमने खुद ही लिया है ना? हाँ बेटा हमने खुद ही डिराइव किया एक रिलेशन, हाइट के साथ मैक्सिमम रेंज का रेशियो. यस सर. यानी 45 डिग्रीज पे जो हाइट ऑब्जेक्ट गेन करेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी 4 टाइम्स होगी. ठीक है. यस सर. ठीक है. यहां से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाता है. नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में. ठीक है. सर हाँ बेटा बोलो. सर अभी तक हमने ये ऑब्जेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में बात करी. सर इस वाले के अंदर तो सारा इमेजिनरी पार्ट ही है ना? इमेजिनरी पार्ट नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है. सब कुछ रियल है. यस सर. सर अज्यूम करने वाला पार्ट. ऐसा कुछ नहीं, हमने कुछ अज्यूम नहीं करा. हमने सिर्फ एक चीज अज्यूम करी है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी u से फायर करा है, बस. ओके सर. आप सर वो कल की क्लास की एक बार रिकॉर्डिंग भेज दो कि वो मैं किसी पर्सनल रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहा था. बेटा ये सब बच्चे जानते हैं, परसों वाली क्लास में रिकॉर्ड करनी भूल गया. ठीक है. मैं उसको अकेला दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, तब आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. ओके सर. हाँ वो रिकॉर्डिंग बटन में ऑन करना ही भूल गया था बेटा उस दिन. मेरे को आधी क्लास के बाद सना ने याद दिलाया कि सर रिकॉर्डिंग बटन ऑन नहीं है, तो वो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा. ठीक है. हाँ जी सर. यस सर. चलो फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसी के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस. ठीक है. यस सर. ओके बेटा. थैंक्स सर. थैंक यू सर. ओके बेटा.